हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज हम करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम देखेंगे लैंड, सॉइल, वाटर और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। तो अगेन ये चैप्टर भी शुरू होगा एक छोटी सी स्टोरी से। एक लड़की है, माम्बा कहाँ पे रहती है? तो तंजानिया में एक छोटा सा विलेज है, वहाँ पे रहती है। तंजानिया कहाँ पे है? तो अगर आपको कॉन्टिनेंट वाला चैप्टर याद हो, 6th क्लास में हमने कॉन्टिनेंट्स देखे थे, तो यहाँ जैसे आपका आ जाता है तंजानिया। ठीक है, तंजानिया। तो यहीं की एक लड़की की बात हो रही है और सुबह उठती है, पानी लेने जाती है। बहुत दूर है घर से, उसकी पानी की जो अवेलेबिलिटी है काफ़ी दूर है, कुछ घंटे लग जाते हैं वापस आने में। फिर उसके बाद आके अपनी मम्मी की हेल्प कर रही है, देन ब्रदर की हेल्प कर रही है इन टेकिंग केयर ऑफ़ दियर गोट्स। तो सारे के सारे जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। तो एक जो यहाँ पे देख सकते हो आप, कंडीशन बताई हुई है कि कैसा लैंड एरिया है। तो काफ़ी रॉकी सा लैंड एरिया है और एक छोटा सा हट बना हुआ है। ठीक है, और जो माम्बा के फादर हैं देन कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट बिफोर टॉयलिंग हार्ड। तो प्लोइंग करना वगैरह बहुत हार्ड हो जाता है क्योंकि रॉकी सरफेस है। तो वही कंडीशन यहाँ पे दिखाई गई है और ये बताया जाता है जितना अनाज वहाँ से निकल के आता है वो पूरी फैमिली को थ्रू आउट द ईयर फीड करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ इस स्टोरी में बताई हुई है। तो यहाँ से आपको 3-4 चीज़ें आ गई। दैट इज़, एक तो लैंड की इंपॉर्टेंस बताई हुई है, दूसरा वाटर के ऊपर एम्फेसाइज करा गया है, देन वेजिटेशन दिखाई गई है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक पीटर है, ही लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रेयरिंग रीजन, जो कि न्यूजीलैंड में है। तो अब ऑस्ट्रेलिया आपने देखा था, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट इस तरफ आ जाता है न्यूजीलैंड। वो सारे इन्वॉल्व हैं इन वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री में वो इन्वॉल्व हैं। हर दिन वो रिटर्न होता है जब स्कूल से जब वापस आता है तो पीटर अपने अंकल को देखता है कि कैसे वो अपनी शीप्स को पूरा ध्यान रखने हैं। देन इनकी जो शिप यार्ड है वो सिचुएटेड है ऑन द वाइड ग्रासी प्लेन। अब देखो यहाँ पे ग्रासी प्लेन आ गया। ठीक है, वहाँ पे ऊपर पथरीले इलाके की बात करी हमने अफ्रीका की, बट यहाँ पे न्यूजीलैंड की जब बात होगी तो आप नोटिस करोगे कि अब कैसा आ गया, ग्रासी प्लेन आ गया विद हिल्स इन दी फार डिस्टेंस। तो वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री तो है और उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से चला रहे हैं। तो जो पीटर्स की फैमिली है वो वेजिटेबल भी ग्रो करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू, यानी कि केमिकल्स का कोई यूज़ नहीं। तो माम्बा एंड पीटर डिफरेंट जगहों पे रह रहे हैं वर्ल्ड में, डिफरेंट प्लेसेस पे रह रहे हैं और उनका जो डिफरेंट लाइफस्टाइल है वो आप देख सकते हो। कहाँ पे एक को बहुत ज़्यादा हार्डनेस फेस करनी पड़ रही है और कहाँ एक जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपने काम और इजी कर रहा है और ज़्यादा उससे आउटपुट ले रहा है। तो ये जो डिफरेंस है वो क्यों है? क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ लैंड है, सॉइल है, वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन है, एनिमल्स हैं वहाँ पे, और जो टेक्नोलॉजी का यूसेज है, ये सारे डिफरेंट हैं इन डिफरेंट रीजन्स। और जो रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट अमाउंट में अवेलेबल हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये आप सारी चीज़ें देख सकते हो। सो सबसे पहले हम ये फैक्टर्स ही पढ़ेंगे, जैसे कि लैंड एज अ फैक्टर, टोपोग्राफी, सॉइल, ये सारे देखेंगे। बट उससे पहले ये छोटा सा एक फैक्ट देख लो कि जो 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो सिर्फ 30% लैंड मास के ऊपर रहती है। बाकी का जो लैंड मास बच गया 70%, वहाँ पे क्यों नहीं रहती? बिकॉज हार्श कंडीशंस है, या तो स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है या तो सूखा ही इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे एरियाज़ या तो बहुत कम पॉपुलेटेड होते हैं या फिर वहाँ पे पॉपुलेशन होती है तो बहुत कम होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो अब लैंड एज अ फैक्टर के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो लैंड जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। यानी कि 30% की बात हो रही है, 30% ही लैंड एरिया ऐसा है जिसके ऊपर रहा जा सकता है, और इस 30% का कुछ एक ऐसा एरिया भी है जो कि इनहैबिटेबल है, यानी कि जहाँ पे नहीं रहा जा सकता या फिर पार्शली हैबिटेबल है। क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी पॉपुलेशन की इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहीं पे आप देखोगे हाईली पॉपुलेटेड है, इंडिया इज़ वन ऑफ देम, फर्स्ट पे आते हैं हम। फिर यूरोप में जाओगी तो कम पॉपुलेशन होगी इफ़ कंपेयर टू द इंडिया। तो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है पॉपुलेशन की, बिकॉज जो आपके रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट है। रिसोर्सेज में और क्या चीज़ें आ जाएंगी?
एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे जैसे कि लैंड एंड क्लाइमेट, ये भी डिफरेंट आ जाते हैं। रग्ड टोपोग्राफी है यानी ये ऊबड़ खाबड़ टोपोग्राफी है। स्टीप स्लोप्स है यानी कि बहुत ऐसे स्टीप स्लोप बनेंगे प्रॉपर, तो इन एरियाज़ में रहना बहुत टफ हो जाता है ऑफ द माउंटेन। लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग एंड डेजर्ट एरिया, थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पार्शली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड। तो जो ये प्लेन और रिवर वैलीज हैं दे ऑफर सुटेबल लैंड फॉर द एग्रीकल्चर। हेंस जहाँ पे भी रिवर्स होंगी आप नोटिस करोगे जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे एक इमेज दिखाई हुई है ऑस्ट्रिया जिसकी कैपिटल वेना है। तो यहाँ पे एक जगह है साल्जबर्ग, साल्जबर्ग में दिखाया हुआ है कैसे ये रिवर यहाँ से आ रही है, कैसे लोग इसके साइड में रह रहे हैं। एक तरफ आपको खेती दिखेगी, थोड़ा सा फॉरेस्टेड एरिया भी दिख जाएगा, वहाँ पे भी फॉरेस्टेड एरिया दिख जाएगा, खुले मैदान भी दिखेंगे। तो आप नोटिस कर सकते हो कि एक ही लैंड मास को किस तरह से डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ किया जा रहा है। तो लैंड के यूज़ क्या होते हैं, तो लैंड को हम डिफरेंट पर्पसेस से यूज़ कर सकते हैं, चाहे से वो एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए एंड इवन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए। तो इसको बोल देते हैं हम लैंड यूज़। तो आप भी ऐसे डिफरेंट वेज बता सकते हो कि जो माम्बा और पीटर की फैमिली थी वो किस तरह से लैंड को यूज़ कर रहे थे। डिफरेंट तरीके से करा ना दोनों ने, माम्बा ने जहाँ पे हार्श कंडीशन फेस करी, पीटर ने वहीं पे बहुत अच्छी कंडीशंस फेस करी। तो यूज़ ऑफ लैंड जो होता है वो डिटरमाइन होता है बाय फिजिकल फैक्टर, जैसे टोपोग्राफी क्या है, वहाँ की जो लैंड की कंडीशन है वो कैसी है, वहाँ की लेयरिंग सिस्टम कैसा है, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स कितने हैं एंड वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी ये भी एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स में काउंट होते हैं जो कि लैंड को यूज़ करने वाले हैं फर्दर। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो जो लैंड है उसको ओनरशिप के बेसिस पे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। किस किस में डिवाइड कर सकते हैं, तो एक तो प्राइवेट लैंड हो सकता है, एक कम्युनिटी लैंड हो सकता है। यानी कि एक प्राइवेट हो जाएगा यानी कि किसी का खुद का, एंड दूसरा आ जाएगा कम्युनिटी लैंड जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी। तो और या फिर कम्युनिटी जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगा उसको कॉमनली यूज़ करेगा। तो प्राइवेट लैंड जो होता है इसको इंडिविजुअल ओन करता है, जबकि कम्युनिटी लैंड जो होती है इट इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। तो इस पर किसी का राइट नहीं होगा। तो यू विल नोटिस यहाँ पे कोई भी कलेक्ट कर सकता है। तो ऐसी कम्युनिटी लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोल दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे सारे यूज़ कर रहे हैं इन रिसोर्सेज को। नाउ पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड हैं, दे आर लिमिटेड, बट जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। तो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं कर रही, वो बस इंक्रीज़ करती जा रही है। पर रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, कोल हमारे पास लिमिटेड होगा, पेट्रोलियम हमारे पास लिमिटेड होगा, पर पॉपुलेशन जो है वो अनलिमिटेड तरीके से ग्रो करती जा रही है। जो लैंड की क्वालिटी है वो डिफरेंट प्लेसेस में डिफ़र करती है। अब क्या कर रहे हैं, जो कमर्शियल एरियाज़ बनाने हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने हैं अर्बन एरियाज़ में, तो वो क्या करना पड़ता है उसको कि एग्रीकल्चरल लैंड जो होती है रूरल एरियाज़ में वहाँ तक एक्सपांड कर जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। अब आज के टाइम पे देखें तो जो वास्ट लैंड यूज़ पैटर्न है वहाँ पे आप कल्चरल चेंजेस भी नोटिस करोगे सोसाइटी के अंदर। लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलेगी, लैंड स्लाइड्स मिलेंगे, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन, ये मेजर थ्रेट्स हैं एनवायरनमेंट के। तो हम पहले देखते थे कि जो सहारा डिज़र्ट था किस तरह से वो पहले एक लश ग्रीन एरिया हुआ करता था और आज देखते हैं तो डिज़र्ट बन चुका है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इस इमेज में देखो पहले हट्स हुआ करते थे, खेत ज़्यादा थे, खुला रीजन हुआ करता था। बाद में यहाँ पे चलो रोड से बना दिए, ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ आ गया, पहले बुलॉक कार्ट थे, ट्रैक्टर्स आ गए। अब देखो घरों का भी शेप चेंज हो गया, पक्का हाउस बनना लग गया, अब रोड बन गए हैं, ठीक है, स्कूल बसेस जा रही हैं, थोड़ी सी पॉपुलेशन आप देखो इंक्रीज़ कर चुकी है। अगली इमेज में जहाँ पे देखोगे प्रॉपर हाईवेज़ तैयार हो चुके हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और पॉपुलेशन इनॉर्मसली इंक्रीज़ कर चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह से लैंड को डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ किया जा रहा है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, किस तरह से हम लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो डिमांड भी इंक्रीज़ कर रही है चीज़ों की, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है क्योंकि वो डिमांड जो ओरिजिनेट कर रही है उनको मीटअप भी तो करना है, उनको कंप्लीट भी तो करना है। तो अरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। तो अभी डर बैठ चुका है एक ऑलरेडी कि ये नेचुरल रिसोर्स एक टाइम पे बचेगा ही नहीं। इसके बाद आ जाओ प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन जो है लैंड का वो चेक करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाओ, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, इनका एक्सेसिव यूज़ चल रहा है। सॉइल हमारी सॉल्टी सॉइल हो रही है, एसिडिक होती जा रही है, फर्टिलिटी लूज़ करती जा रही है। ओवर ग्रेजिंग के ऊपर चेक रखो,
कि ऐसे ना हो कि बस पशु छोड़ दिए ग्रासलैंड्स में और वो खाते रहे, ओवर ग्रेजिंग ना हो जाए। तो इस तरह से हमें लैंड को कंजर्व करके चलना है। एक और हमने फैक्टर देखा था, वो था सॉइल। हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ में देखा था, नीचे आती है कोर, ऊपर था मेंटल, मेंटल के ऊपर था क्रस्ट, और क्रस्ट के ऊपर हमने बोला था एक थिन लेयर आती है जो कि वेजिटेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको बोल देते हैं हम सॉइल। तो ये लैंड से ही रिलेटेड है। लैंड फॉर्म डिटरमाइन करते हैं किस टाइप की सॉइल होगी वहाँ पे। सॉइल जो होती है ऑर्गेनिक मैटर की बनी होती है, मिनरल्स की बनी होती है, और विदर्ड रॉक की बनी होती है, दैट इज़ फाउंड ऑन द अर्थ। ये कैसे होता है? बिकॉज ऑफ विदरिंग। होता क्या है, एक छोटे से डायग्राम से देखते हैं। तो राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। पहले ये आ जाओ साइड में। यहाँ पे विदरिंग का लिखा है कि ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। होता क्या है विदरिंग में, ये देखो, ये कोई पेरेंट रॉक थी, ये बड़ी सी रॉक थी। अब क्या होगा, ये सनलाइट के कांटेक्ट में है ना, ओपन है इन्वायरमेंट के लिए। तो यहाँ पे जब सनलाइट पड़ेगी तो इसके अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ से इवेपोरेट कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जब क्रैक पड़ने शुरू हो जाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं विदरिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, विदरिंग होएगी। अब थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ से पत्थर निकल जाएंगे छोटे छोटे, तो यानी कि इरोजन होना शुरू हो जाएगा। जब इरोजन होगा तो अब हवा भी चल रही होगी, ठीक है, बारिश भी हो रही होगी, तो ये सारे जो छोटे छोटे पत्थर निकले थे ये बह के प्लेन्स में चले जाएंगे। और जब प्लेन्स में जाएंगे तो ये पूरा प्रोसेस जो होगा उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। और फिर कहीं ना कहीं जाके ये क्या करेंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। ये जो पत्थर ऊपर से निकले थे तो उसको बोल देंगे डेपोजिशन। और इस पूरी की पूरी प्रोसेस को आप बोल सकते हो डेन्यूडेशन। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। नाउ लैंडस्लाइड्स का बताया हुआ है। अब देखो, हमने हर तरफ कंक्रीटिंग कर दी हुई है, ठीक है, तो अब वाटर को एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम लगता है, और सॉइल के कांटेक्ट में वो है नहीं क्योंकि सारी जगह तो कंक्रीटिंग है, सीमेंट है। तो लैंडस्लाइड जो है उनको हम क्या बोल सकते हैं, मास मूवमेंट होगी रॉक की या फिर डेब्रिस की और अर्थ की डाउन अ स्लोप से नीचे की तरफ को। ठीक है, ये पहाड़ी है मान लो, तो इससे नीचे की तरफ को एकदम से सडन मूवमेंट होगी। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन, जैसे ही अर्थक्वेक होता है या फिर फ्लड्स होते हैं, वॉल्केनोज होते हैं, उनके साथ में भी अक्कर कर सकती है। Prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time. फॉर्मेशन हो जाती है रिवर ब्लॉक्स की, वो भी क्या कर सकता है, बहुत डिजास्टर कॉज कर सकता है इन द डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग। हिली टेरेन पे अगर आप देखो तो लैंडस्लाइड जो होते हैं दे हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर। लैंडस्लाइड आपको हिली एरियाज़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि घर बन रहे हैं, और घर बनते हैं तो डिस्टर्बेंस होती है लैंड एरिया को, एंड अल्टीमेटली उससे हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एक केस स्टडी उठाई गई है, एक मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था पांगी विलेज में, विच इज़ सिचुएटेड नियर रिकोंग पीओ इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इससे 200 मीटर तक का स्ट्रेच जो ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड है NH22, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। और इसकी वजह से इंटेंस ब्लास्टिंग हो जाती है पांगी विलेज में। तो ब्लास्टिंग की वजह से ये वीक जोन डिक्लेयर कर दी गई थी क्योंकि वो पूरा का पूरा स्लोप डैमेज हो गया था, और उसी वजह से बहुत सारी लाइफ भी लॉस हुई, और साथ में ये जो NH22 था उसको बंद कर दिया गया। तो उसके बाद ये देखो मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या है, कैसे हम इन लैंडस्लाइड्स को रोक सकते हैं। तो अब साइंटिफिक टेक्निक्स में एडवांसमेंट हो रही है, तो दे हैव एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड कि क्या ऐसे फैक्टर हैं जो कि लैंडस्लाइड कॉज करते हैं, कैसे उनको हम मैनेज कर सकते हैं। तो ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स हमें देखने को मिलती है लैंडस्लाइड की, जैसे कि हैज़र्ड मैपिंग करो टू लोकेट एरियाज प्रॉन टू लैंडस्लाइड। पहले तो चेक करो कौन से एरियाज ज़्यादा लोकेटेड हैं ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे ये हैज़र्ड यानी कि ये लैंडस्लाइड्स देखने को मिल सकते हैं, और ऐसे एरियाज़ को अवॉइड करो फॉर द बिल्डिंग सेटलमेंट, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाना अवॉइड किया जाए। देन कंस्ट्रक्शन करो रिटेंशन वॉल की, एज यू कैन सी इन द साइड इमेज। यहाँ पे साइड में देखो ये रिटेंशन वॉल्स बना दी हैं कि पहले इसमें जो भी मटीरियल है वो यहाँ पे गिरे, उसके बाद रोड जो है वो सेफ रहें। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, वेजिटेशन कवर को इंक्रीज़ करो ताकि लैंडस्लाइड रुक सके। Surface drainage control works to control the movement of landslide along with rain water and spring flows. इसके बाद ये देखो ये सॉइल की बताई हुई है कि पहले ये पेरेंट रॉक होगी, सबसे मेन रॉक जो होगी बड़े साइज़ की होगी, उसके बाद ये वीदर्ड रॉक की मटेरियल होगा, यानी कि ये पेरेंट रॉक जब टूटेगी तो वीदर्ड हो जाएगी। उसके बाद ऊपर आप सब सॉइल देखोगे जिसमें सैंड भी मिलेगा, सिल्ट भी मिलेगी एंड क्ले भी मिलेगा, और जो टॉप सॉइल होगी उसमें ह्यूमस होगा और वेजिटेबल होंगे। ह्यूमस क्या होता है, मान लो ये पेड़ है आपके पास, पेड़ के पत्ते गिरे ज़मीन पे गिर गए, ठीक है, अब बारिश भी होगी, सनलाइट भी इस पर पड़ रही होगी, तो ये कवर कर जाएगा, कवर करके ये डिकम्पोज कर जाएगा।
और जब डिकम्पोज कर जाएगा तो इसका बन जाएगा ह्यूमस। अब ये क्या करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देगा। यहाँ पे और भी 2-3 टर्म देखे आपने, जैसे कि क्ले, सैंड, सिल्ट, तो इनको ऐसे लिख लो, क्ले, सिल्ट, सैंड, और एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ग्रेवल। ग्रेवल याद रख लो, पत्थरों से, पैबल्स टाइप के साइज़ के पत्थर रख लो याद, बड़े बड़े पत्थर, तो इससे वाटर इजीली पास कर जाता है, इस तरह से होल्ड नहीं करता ये। वहीं पे सैंड देखोगे तो थोड़े से छोटे पार्टिकल्स अज्यूम कर लो, पानी कहाँ रुकता है सैंड में, ऐसे निकल जाता है ना, अगर आप छन्नी लगाओगे तो वो निकल जाएगा। देन सिल्ट आती है, सिल्ट क्ले और सैंड के बीच की ट्रांजिशन जैसी जोन होती है। एंड क्ले देखोगे तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे और वाटर को काफ़ी अच्छे से होल्ड करते हैं। साइज़ के बेसिस पे अगर आप देखो तो ग्रेवल का साइज़ 1 mm से बड़ा हो सकता है। सैंड का अगर साइज़ देखोगे तो ये आपका, पहले क्ले का देख लो, क्ले का साइज़ आता है अराउंड 0.005 mm, वहीं पे सिल्ट का आ जाता है 0.05 mm, और सैंड का हम कंसीडर करके चलते हैं 0.05 to 1 mm तक का, इतना साइज़ आ जाता है। तो साइज़ के बेसिस पे भी हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे छोटा फाइन पार्टिकल क्ले का, एंड सबसे बड़ा मिलेगा हमें ग्रेवल। जो क्ले होती है ये बेसिकली होती है बसाल्ट की, ठीक है, और ग्रेवल जो होती है ये बनी होती है ग्रेनाइट की, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन होती है क्योंकि बढ़िया से हमें स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। बेसाल्ट जो होती है वो इतनी क्रिस्टलाइन नहीं होती, इरेगुलर होती है। ये पॉइंट्स अभी आगे फिर से आएंगे, बट याद रख लो। तो इट टेक्स 100 of years टू मेक जस्ट 1 centimeter ऑफ द सॉइल। सॉइल का 1 सेंटीमीटर बनाने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 100 साल लग जाते हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, क्या क्या सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स हैं, तो एक तो पेरेंट रॉक का नेचर कैसा है। जैसी पेरेंट रॉक होगी, बसाल्ट की बनी है, ग्रेनाइट की बनी है, उसी से डिसाइड होगा इसके अंदर कितने ज़्यादा मिनरल्स होंगे। तो जो बसाल्ट होते हैं इनमें मेटल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो मेटल मिनरल्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है। मान लो एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट। ये जो टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट है ये कलर प्रोवाइड करती है सॉइल को ब्लैक, ठीक है। वैसे ही आपने आयरन ऑक्साइड सुना होगा, तो जब भी आयरन आ जाता है तो उससे क्या कलर आएगा, रेड कलर। तो इस तरह से सॉइल की पेरेंट रॉक डिसाइड करेगी, क्योंकि बाद में रॉक की ही तो वेदरिंग हुई। इस तरह से रॉक थी। रॉक कैसे बनी थी, वॉल्केनो हुआ करते थे, वॉल्केनो से क्या निकला, नीचे से मैग्मा आया, ऊपर जब निकला तो लावा बन गया, लावा क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिडिफाई करके क्या हुआ, उससे बन गई रॉक, और रॉक की क्या होगी, वीदरिंग, इरोजन, फिर सेडिमेंट, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, एंड फाइनली डेपोजिशन। तो इसी तरह से तो सॉइल बनी थी ना। तो एक तो आ गया पेरेंट रॉक कैसा है, दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे हैं, क्लाइमेट चेंज कैसा है, वो उसके बाहर का एनवायरनमेंट के अंदर हमें सारा देखना पड़ेगा। और भी बहुत सारे फैक्टर आते हैं जैसे कि टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मटेरियल का रोल क्या है, टाइम टेकन फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो वेरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। नाउ ये आपकी सॉइल है, इधर पेरेंट रॉक बताया हुआ है, यहाँ रिलीफ, रिलीफ का मतलब है टोपोग्राफी ही, टोपोग्राफी का ही मतलब है रिलीफ। कैसा है, प्लेन है, हाइट वाला है, स्लोप इसका स्टीप है, वो सारी चीज़ें। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से नहीं दिखाई देते। देन क्लाइमेट देखेंगे एंड टाइम देखेंगे। फर्स्टली पेरेंट रॉक देख लो। पेरेंट रॉक जो है वो कलर डिसाइड करता है सॉइल का, टेक्सचर डिसाइड करेगा, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी मिनरल्स की वो डिसाइड करेगा, कंटेंट डिसाइड करेगा, और परमिएबिलिटी की, वाटर कितना पास करेगा, कौन सी चीज़ पास करेगी कौन सी नहीं करेगी, वो पेरेंट रॉक डिसाइड करता है। क्लाइमेट क्या डिसाइड करता है, तो क्लाइमेट के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल जो कि रेट ऑफ वेदरिंग को चेक करेगा। अब देखो हमने देखा कि ये थी रॉक थी मान लो इसमें, और इस पर सनलाइट पड़ रही थी, तो पहले इसमें वाटर मॉलिक्यूल थे, अब ये इवेपोरेट हो जाएंगे, अब इवेपोरेट हो गए, यहाँ पे क्रैक्स बनते रहेंगे, क्योंकि रात को जब पत्थर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दिन में एक्सपांड करता है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो बारिश भी तो होएगी ना, फिर वो क्रैक पानी से भर जाएंगे और ज़्यादा ब्रॉड कर जाएंगे, तो इस तरह से रेनफॉल भी इस पर इन्फ्लुएंस डालता है। एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, कितने पत्ते वो गले, डिकम्पोज हुए और जिससे सॉइल फर्टाइल हुई। देन रिलीफ, ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप, ये देखना पड़ेगा हाइट कितनी है और स्लोप कैसा है। डिटरमाइन एकमुलेशन ऑफ सॉइल, ये बताएगा कि कितनी सॉइल रहेगी। अब देखो उत्तराखंड का रीजन स्लोपी है, आगे उससे जुड़ा हुआ है यूपी, यूपी आ जाता है प्लेन और उत्तराखंड आ जाएगा स्लोपी एरिया। तो अब यहाँ पे लैंड की बहुत स्लाइडिंग होती है, और ये जो लैंड की कॉम्पोजिशन होती है वो कहाँ पे आ जाती है, सारी इन प्लेन रीजन्स में, यूपी वाले एरियाज में। देन यू विल नोटिस जो ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है वो हमें कहाँ पे मिलती है, यूपी में। आई कहाँ से, उत्तराखंड से, पहुँची कहाँ पे, यूपी में, दैट्स वाई।
और ये जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये ह्यूमस को चेक करते हैं, क्योंकि ह्यूमस का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, किसी एनिमल की डेथ हो जाती है वो भी तो कवर हो जाएगा ना, मिट्टी के अंदर डाल दोगे तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को अल्टीमेटली इंक्रीज कर देता है। टाइम डिटरमाइन करेगा ये जो सॉइल प्रोफाइल है ये कितना थिक होगा। अभी देखा ना आपने, 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करता है 100 ईयर्स में, तो वो सारी चीज़ें। इंडिया के अंदर हम देखें तो हमें डिफरेंट सॉइल्स मिलती हैं, जैसे कि एलुवियल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटरेट सॉइल, डिजर्टिक सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। ये अभी डिटेल्स में आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिलेगा, अभी सिर्फ नाम याद कर लो। सबसे पहले आएगी आपकी एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन रेड सॉइल आ जाती है, लेटरेट सॉइल आ जाएगी, डिजर्टिक सॉइल आ जाएगी एंड माउंटेन सॉइल आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। नाउ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो सॉइल इरोजन हो जाता है तो हमारा जो सॉइल एज अ रिसोर्स है उसके डिप्लीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स दोनों ही डिग्रेड कर सकते हैं सॉइल को। तो 99% तो नेचर का ही रोल रहता है और वो 1% जो रोल है एंथ्रोपोजेनिक है, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस अगेन। फैक्टर जो कि सॉइल डिग्रेडेशन कॉज करता है वो क्या क्या है? तो डिफॉरेस्टेशन कौन कर रहा है? ह्यूमन बींग्स। ओवर ग्रेजिंग एनिमल्स, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड ह्यूमन बींग। रेन वॉश नेचुरल। उसके बाद लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, दे आर नेचुरल अगेन। क्यों है नेचुरल? बिकॉज डिफॉरेस्टेशन कर दी तो फ्लड के चांसेस तो इंक्रीज करने ही थे, डिफॉरेस्टेशन कर दी लैंडस्लाइड तो इंक्रीज करने ही थे। तो कुछ एक मेथड है यहाँ पे बताए हुए कि किस तरह से सॉइल को अच्छे तरीके से कंजर्व किया जा सकता है। सबसे पहले आती है मल्चिंग। मल्चिंग में क्या बोला गया? जो भी बेयर ग्राउंड है, ये मान लो एक प्लांट की रो है इस तरह से, तो ये जो खाली जगह बच गई ना, ये वाली यहाँ पे बोलते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर डाल दो। ठीक है, जो भी सड़े पड़े वेजिटेबल्स हैं उनको डाल दो थोड़े थोड़े मिट्टी में। इससे क्या होगा? यहाँ पे मॉइस्चर रिटेन होगा सॉइल का, मॉइस्चर रिटेन हो जाएगा सॉइल का। उस प्रोसेस को बोलते हैं मल्चिंग। यानी कि जो भी प्लांट्स की लेयर के बीच में खाली जगह बची हुई है उसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल दो, जैसे स्ट्रॉ डाल दिया, जो हस्क वगैरह होता है वो डाल दिया। इससे क्या होता है? जो सॉइल होती है अपना मॉइस्चर रिटेन कर लेती है। पहला तो आ गया मल्चिंग। दूसरा आपको मिलेगा कंटोर बैरियर्स। कंटोर बैरियर्स या फिर इसको कंटोर प्लोइंग भी बोल सकते हो। ये नीचे देखो ये वाला एरिया, तो ये है कंटोर प्लोइंग दिखाई हुई है आपको। इसमें क्या करना है कि बैरियर्स बनाए जाएंगे। कैसे बैरियर बनाए जाएंगे? स्टोन्स के, ग्रास के, सॉइल के, इनसे बैरियर बनाए जाएंगे। ट्रेंचेस बनाए जाएंगे इन फ्रंट ऑफ द बैरियर ताकि उसमें वाटर कलेक्ट किया जा सके। तो ये ऐसे रीजन में बनेगा जहाँ की वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और कंट्रोल नहीं हो पा रही, रन ऑफ हो जाता है वाटर। तो वहाँ पे क्या किया? छोटे छोटे बैरियर्स बना दिए इस तरह से, और बैरियर्स क्या करेंगे? उस वाटर को होल्ड कर लेंगे। फिर वहाँ से छोटी छोटी ड्रेन्स निकाल दी जाएंगी और पानी की सप्लाई दे दी जाएगी। देन आते हैं रॉक डैम। जो रॉक्स होती हैं उनको पाइल अप कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि ये जो फ्लो ऑफ वाटर है इसको स्लो डाउन किया जा सके। तो इससे गलीज भी नहीं बनती एंड फर्दर सॉइल लॉस भी नहीं होता। टेरेस फार्मिंग आपको पता है, ये साइड में आपने देखी भी होगी। पहाड़ों के ऊपर क्या किया जाता है? प्लेन एरियाज बना दिए जाएंगे, फ्लैट सरफेसेस बना दिए जाएंगे ताकि अपने क्रॉप को यहाँ पे ग्रो करवा सके। अदरवाइज यहाँ पे तो सरफेस रन ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, पानी जैसे आएगा वो नीचे बह जाएगा। तो फ्लैट एरियाज बनाए जाते हैं पहले और उन फ्लैट एरियाज के ऊपर फिर ग्रोथ करवाई जाती है। तो ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स so that flat surfaces are available to grow crop. They reduce surface runoff and soil erosion. फिर आती है इंटरक्रॉपिंग, यानी कि डिफरेंट क्रॉप्स को ऑल्टरनेट रोज में उगाओ। मान लो यहाँ पे आपने वीट उगाई है, यहाँ पे मस्टर्ड उगा ली, कुछ इस तरह से इंटरक्रॉपिंग कर दी, या फिर पेड़ उगा लिए बीच में, इंटरक्रॉपिंग कर दी। तो डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करा इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। रेन वॉश से सॉइल ख़त्म ना हो जाए, वहाँ से इरोड ना कर जाए, तो इसलिए हम उसके लिए आपने क्या किया? इंटरक्रॉपिंग करवा दी। फिर आते हैं कंटोर प्लोइंग। कंटोर प्लोइंग में क्या करना है? Plowing parallel to the contours of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope. अब जहाँ पे पानी एक्सेस में रुक रहा है वहाँ पे फ्लो डाउन करने के लिए क्या किया? कंटोर प्लोइंग कर दिया आपने। ऊपर इमेज भी लगी हुई थी, दिस वन, इस तरह से। ठीक है, इसको बोलेंगे कंटोर प्लोइंग। उसके बाद आती हैं शेल्टर बेल्ट्स। पेड़ लगा दो, ठीक है, साइड में पेड़ लगा दो, ताकि ये कोस्टल और ड्राई रीजन्स में करा जाता है। रोज ऑफ ट्रीज क्या प्लांट करे जाते हैं टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, तो विंड मूवमेंट को रोकने के लिए। उसके बाद ये एक्टिविटी दिखाई हुई है। एंड आता है वाटर। वाटर जो है आपका रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, पर अगर इसको गलत तरीके से यूज़ करोगे तो ये भी फिर लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, 3/4 ऑफ वाटर, अर्थ का अगर सरफेस देखो तो वो वाटर से ही कवर है। इसलिए बोला जाता है कि वाटर प्लैनेट भी है हमारा अर्थ, ब्लू प्लैनेट भी है।
प्रिमिटिव ओशंस जो थे वहाँ पे हमारी लाइफ शुरू होती है अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। अब इवन अगर आज तक देखोगे तो जो ओशंस का कवर है दैट इज़ 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो ये जो ओशन वाटर है हाउएवर सलाइन है और उसको ह्यूमन कंजप्शन में डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता। जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 2.7% है। नियरली 70% जो अकर करता है इसका 2.7% का वो आइस शीट्स में है, ग्लेशियर्स में है, एंटार्क्टिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, माउंटेन रीजन्स हो गए, वहाँ पे लाया करता है। लोकेशन इनकी इनएक्सेसिबल है, तो सिर्फ 1% ऐसा फ्रेश वाटर है जो हमारे लिए अवेलेबल है एंड फिट है फॉर द ह्यूमन यूज़। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज अ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया 1975 में ये बताया गया था जो कंजप्शन है वाटर की फॉर ह्यूमन यूज़ दैट इज़ 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर और इट सावर टू मोर देन 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर इन ईयर 2000। तो ये डाटा दे रखा है। ड्रिपिंग टैप जो होते हैं उससे 1200 लीटर ऑफ वाटर वेस्ट हो जाता है हर साल। फ्रेश वाटर ये बोल सकते हैं हम प्रेशियस सब्सटेंस है अर्थ के ऊपर। वाटर को ना तो ऐड किया जा सकता है, नीदर के बी एडेड नॉर बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन, साइक्लिंग थ्रू द ओशन, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो आपको पता है जैसे पानी नीचे आएगा फिर इवेपोरेशन हो जाएगी, इवेपोरेशन होगी दोबारा से क्लाउड बनेंगे, फिर से बारिश होगी, तो प्रेसिपिटेशन चलती रहेगी, स्नो, हेल स्टॉर्म, स्लेट की फॉर्म में। तो इसको बोल देते हैं वाटर साइकिल। ये आप प्रीवियस क्लासेस में देख चुके थे। ह्यूमन यूज़ करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ना सिर्फ पानी पीने के लिए बट वॉशिंग के लिए भी। तो वाटर जो होता है वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, इंडस्ट्री, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वॉयर्स ऑफ डैम्स एंड अदर यूसेज। आपने देखा है डैम बने होते हैं, ठीक है, पानी डलता है, इधर टरबाइन घूमता है, जनरेटर से आगे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलती है। जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ कर रही है तो फूड और कैश क्रॉप की डिमांड भी इंक्रीज़ कर रही है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ कर रही है और इससे लिविंग लाइफ का स्टैंडर्ड जो है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रही है सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर की, इधर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज और वाटर पोल्यूशन। तो ये बताया हुआ है आपको कि एवरेज ऑन एन एवरेज कितना पानी यूज़ किया जाता है डेली बेसिस के ऊपर। ड्रिंकिंग में कितना होता है, कुकिंग में कितना, बेथिंग में कितना, फ्लशिंग में, वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स और गार्डनिंग, और टोटल कितना हो जाता है। तो इतना वाटर इंडिविजुअल लेवल पे बताया है, लीटर पर पर्सन पर डे। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स है वाटर अवेलेबिलिटी के साथ, तो हमें स्कार्सिटी देखने को मिल रही है वाटर की इन थ्रू आउट द वर्ल्ड। बहुत सारे पार्ट्स अफ्रीका के, वेस्ट एशिया के, साउथ एशिया के एंड वेस्टर्न यूएसए के, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको के एंड साउथ अमेरिका के एंड इवन ऑस्ट्रेलिया, सारे फेस कर रहे हैं शॉर्टेज इन द फ्रेश वाटर सप्लाई। तो कंट्रीज़, ऐसी कंट्रीज़ जो कि क्लाइमेटिक जोन्स में लाई कर रही हैं वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं टू ड्रॉट्स, फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैसिटी। दस यहाँ पे वाटर शॉर्टेज देखने को मिलेगी, मे बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन द सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्कैसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कॉन्टामिनेशन ऑफ द वाटर सोर्सेज। कंजर्वेशन करनी है वाटर सोर्सेज की। पहले ये इमेज देख लो, ये रिवर यमुना दिखाई गई है, किस तरह से इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इसमें डाल दिए गए, तो वेस्टेज हुई ना, अगेन पानी तो ख़राब हो गया। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा है आज वर्ल्ड। तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्सेज। इवन दो जो वाटर है वो रिन्यूएबल सोर्स है, इसका ओवर यूज़ एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़। डिस्चार्ज हो जाता है ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज और एग्रीकल्चर, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स वाटर बॉडीज़ के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे वाटर कॉन्टामिनेट कर जाता है। हैवी मेटल्स उसके अंदर चली जाती हैं, जैसे मर्क्यूरी, आपका कैडमियम, इस तरह से आपकी बहुत सारी एलिमेंट्स इसके अंदर चली जाती हैं विच आर वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल और एनिमल सर्वाइवल। तो पॉल्यूट कर देते हैं वाटर को, नाइट्रेट ऐड कर देते हैं, मेटल्स और इवन पेस्टिसाइड। कुछ एक केमिकल्स यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि गलेंगे नहीं और ह्यूमन बॉडीज़ में भी पहुँच जाएंगे वाया वाटर। वाटर पोल्यूशन जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है कि ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं इनको पहले ही ट्रीट कर दिया जाए, उनको साफ़ कर दिया जाए और फिर पानी को जो रिवर बॉडीज़ हैं या फिर वाटर बॉडीज़ हैं उनके अंदर छोड़ दिया जाए। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग एक और मेथड है जिससे सरफेस रन ऑफ को सेव किया जा सकता है। कैनाल्स यूज़ करो फॉर इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर बाय सीपेज।
स्प्रिंकलर मेथड यूज़ करो टू इरिगेशन के लिए। ये देखो ये वाटर स्प्रिंकलर लगाया गया है। तो जो बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं वहाँ पे ये वाटर स्प्रिंकलर मेथड यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद ड्राई रीजन्स में हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन रहता है, तो ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो जहाँ पे ड्राई रीजन होते हैं वहाँ पे स्प्रिंकलर फेल हो जाते हैं, तो उस केस में ड्रिप यूज़ कर लो। यानी कि यहाँ पे आपकी क्रॉप उग रही है, इसके साइड से एक पाइप जाएगी जिसके थ्रू बस उस क्रॉप जितना पानी ही जाएगा, ताकि इवेपोरेशन रेट रिड्यूस करा जा सके। वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरीगेशन। नाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करनी होती है? जो रेन वाटर होता है उसको कलेक्ट करो फ्रॉम रूफ टॉप एंड डायरेक्टिंग इट ऑन द अप्रोप्रिएट लोकेशन, जहाँ पे इसको स्टोर किया जा सकता है फॉर द फ्यूचर यूज़। ऑन एन एवरेज एक स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 आवर्स इज़ इनफ टू सेव 8000 लीटर ऑफ वाटर। इतना पानी सेव किया जा सकता है। अगला है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे आज बच्चे एक हैंडीक्राफ्ट की एग्जीबिशन देखने के लिए जाते हैं, तो डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे वो नोटिस करते हैं, जैसे कि हैंड बैग नोटिस करते हैं, स्कार्फ नोटिस करते हैं, चेयर्स नोटिस करते हैं, और जो कि बास्केट्स होती हैं उनको नोटिस करते हैं। तो एक स्कार्फ पे जाके उंगली अड़ जाती है और यहाँ पे बोलते हैं कि कितना सुंदर स्कार्फ है। टीचर उनको बताती है ये सिल्क का बना हुआ है, और सिल्क हम सिल्क वॉर्म से अटेन करते हैं, और उस प्रोसीजर को बोलते हैं सेरीकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेरीकल्चर। ये जो सिल्क वॉर्म होती हैं ये शहतूत खाती हैं। ये देखो मलबरी लीफ होती है ना, जो ये मलबरी की लीफ, उनसे अपना फूड एक्वायर करती हैं। तो इससे बच्चों को समझ आता है कि ये जो प्लांट रिसोर्सेज हैं, एनिमल रिसोर्सेज हैं, ये हमारे लिए डे टू डे लाइफ में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है, दे एग्जिस्ट इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, और क्या बोला था इसको हमने, बायोस्फेयर। और जब इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन हो जाती है, एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, तो उसको बोल देते हैं इकोसिस्टम। तो सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए। प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं हमें टिम्बर, गिव्स शेल्टर टू एनिमल्स, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं दैट वी ब्रीथ, एंड प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को, सो असेंशियल फॉर ग्रोइंग। Crops act as the shelter belts, help in storage of underground water, give us fruit, nut, latex, turpentine, oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for our studies. तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? They are from the plant sources. लेटेक्स का यूज़ रबर वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब एक केस स्टडी दी है, वाइल्ड लाइफ पढ़ने से पहले यही पढ़ लेते हैं। वल्चर्स आपने देखे हैं, वल्चर्स की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ दियर किडनी फेलियर। क्यों हो रहा है इनका किडनी फेलियर? बिकॉज एनिमल्स को एक दवाई दी जाती थी पेन किलर की फॉर्म में, डिक्लोफिनैक और जो आइबुप्रोफिन और एस्पिरिन होती है, ये भी पेन किलर होते हैं, तो ये दे दिए जाते हैं। और जब ये वल्चर्स इन एनिमल्स की डेड बॉडी के ऊपर फीड करते हैं तो ये पेन किलर इनके बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं, और जब इनकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो उस वजह से इनका किडनी फेलियर हो जाता है और उससे इनकी डेथ होती है। तो एफर्ट्स डाले जा रहे हैं कि किस तरह से इन डिक्लोफिनैक और ऐसी ड्रग्स जो वल्चर्स के लिए बहुत हार्मफुल है उनको बैन कर दिया जाए। साइड में आप ये ब्रह्मा कमल देख सकते हो, ये मेडिसिनल प्लांट है, इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नाउ वाइल्ड लाइफ इंक्लूड करता है एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। ये हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट, हाइड एंड वूल, हाइड मतलब चमड़ा प्रोवाइड करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज, तो इससे हमें हनी मिलता है। इवन वो पॉलिनेशन करवाते हैं, फ्लावर्स की रिप्रोडक्शन बोलते हैं ना इसको, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन आप पढ़ते हो साइंस के अंदर, तो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं बीज। तो सारी बीज ख़त्म हो जाएं तो पॉलिनेशन 90% ऑफ द पॉलिनेशन विल स्टॉप। क्योंकि बी क्यों आती है फ्लावर के ऊपर? ये मान लो फ्लावर है, इसके अंदर एक फूड होता है इनके लिए, वो होता है नेक्टर। पर जब नेक्टर खाने के लिए आती हैं तो इनके पैरों के साथ पॉलन ग्रेन्स भी लगे होते हैं, और ये पॉलन यहाँ पे छोड़ देती हैं और यहाँ पे फ्यूज़न हो जाती है, तो इस तरह से पॉलिनेशन की प्रोसेस ये करवाती हैं। तो उसके अलावा इनका इंपॉर्टेंट रोल है एज अ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। तो बर्ड्स फीड करते हैं इंसेक्ट के ऊपर एंड एज अ डिकम्पोजर भी एक्ट करते हैं। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज़ अ स्क्वेंजर एंड कंसीडर अ वाइटल क्लेंजर ऑफ द एनवायरनमेंट। सो एनिमल्स बिग भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, पर इम्पॉर्टेंट हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन अ इकोसिस्टम। अब नेचुरल वेजिटेशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो आप देखोगे कि जो ग्रोथ है वेजिटेशन की, इट डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो मेजर वेजिटेशन टाइप है वर्ल्ड की, दे आर ग्रुप्ड एज या तो फॉरेस्ट या ग्रासलैंड, स्क्रब्स या तुंद्रा। ऐसे एरियाज जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, ह्यूज ट्री में थ्राइव।
फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज जहाँ पे अबंडेंट वाटर सप्लाई देखने को मिलती है। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज़ करता है तो जो साइज़ होता है ट्री का और उनकी डेंसिटी होती है वो भी डिक्रीज़ कर जाती है। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज़ और ग्रास ग्रो कर जाते हैं इन रीजन्स में जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, विच फॉर्म द ग्रास लैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो आपने डिफरेंट ग्रासलैंड सुने होंगे, जैसे अगर मैं साउथ अमेरिका वाले हिस्से में जाऊँ तो यहाँ पे आपने वेनेजुएला के पास में लानोस के बारे में सुना होगा, यहाँ पे पैम्पास सुने होंगे, ब्राज़ील के अंदर कैटिंगास सुने होंगे, सिराडोज सुने होंगे। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लैंड ग्रास लैंड्स बन जाते हैं। वैसे अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका अगर जाते हो यहाँ पे आपने सुना होगा वेल्ड्स के बारे में, वहीं पे सूडान वाले एरिया में आपने सवाना सुना होगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रास लैंड्स आपको सुनने को मिलते हैं। ठीक है, और अगर रेनफॉल कम हो जाता है तो उस रीजन में एरिडिटी आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव अ डीप रूट्स एंड लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस। अब वैक्सी होगी कोई भी लीफ तो उससे वैक्सी होने की वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन कम हो जाती है, यानी कि जो पानी ऊपर की तरफ जाना था वो अल्टीमेटली रिड्यूस कर जाएगा। तो वाटर अगर वहाँ से रिड्यूस कर रहा है वैक्सी सरफेस से तो अल्टीमेटली जो पानी है वहाँ पे सेव हो जाएगा ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे पानी की ऑलरेडी कमी है। तुंद्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मॉजेज एंड लाइकेंस। आज अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड में जो रह रहे हैं, देयर वर 2 centuries बैक टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स। तो बहुत सारे फॉरेस्ट क्लियर कर दिए जाते हैं ताकि हमारे पास एरिया बन सके क्रॉपिंग के लिए। तो वो भी एक गलत बात है क्योंकि इससे जो फॉरेस्ट कवर है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो अर्जेंट नीड है कि हम कैसे इस वैल्यूएबल रिसोर्स को बचाएं। यहाँ पे इमेज देख लो, पाइथन फॉरेस्ट में दिखाया गया है। तो अगर फॉरेस्ट ही नहीं बचेंगे तो ये तो फिर ह्यूमन कम्युनिटी में आएंगे ही। ठीक है, फिर कंजर्वेशन कैसे करें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की। तो फॉरेस्ट हमारा वेल्थ है, एक तरह से वेल्थ है, और जो प्लांट्स हैं वो हमें शेल्टर देते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, तो इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। बट क्लाइमेट के अंदर हमें चेंज देखने को मिल रहा है, ह्यूमन की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से नेचुरल हैबिट्स ख़त्म होती जा रही हैं, हैबिटेट ख़त्म होते जा रहे हैं फॉर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। बहुत सारी स्पीशीज़ वल्नरेबल हो रखी हैं, कुछ एंडेंजर्ड मिलेंगी और कुछ तो एक्सटिंक्शन के पॉइंट पे हैं, बस ख़त्म होने की दरख्वास्त पे हैं। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर देखने को मिलती हैं, सुनामी, लैंडस्लाइड। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स को एक्सेलरेट करते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। एक मेजर कंसर्न है पोचिंग का। पोचिंग यानी कि एनिमल्स को क्या करना, मार देना जस्ट टू गेट दियर पार्ट्स। 1 हॉर्न राइनोसोरस के बारे में देखा होगा आपने, राइनोस के सींग को तोड़ दिया जाता है कि उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इस वजह से पूरे के पूरे राइनो को मार दिया जाता है जस्ट फॉर 1 हॉर्न। उसको बोलते हैं पोचिंग, विच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़। इससे भी स्पीशीज़ का नंबर डिक्रीज़ कर रहा है। एनिमल्स को पोच करा जाता है फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, चमड़ा, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न एज वेल एज फैदर्स। कुछ एक के फैदर जैसे नेवला वगैरह अब तो दिखते ही नहीं है, मंगूस जिनको आप बोलते हो वो तो अब दिखते ही नहीं है। क्यों नहीं दिखते, क्योंकि इनके जो हेयर थे ये माना जाता है कि इनको ब्रशेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। स्कोल्स के लिए हेयर जो होते हैं उनको ब्रशेस बनाने में यूज़ करते हैं। तो इससे क्या हुआ, उनकी पॉपुलेशन ही डिक्रीज़ कर गई, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक का आपने सलमान खान जी का केस भी सुना होगा, क्रोकोडाइल, राइनोसॉर्स, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। तो ये सारे के सारे दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग द अवेयरनेस इंक्रीज करनी पड़ेगी कि इन चीज़ों को ना मारा जाए। तो ब्लैक बक को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, राजस्थान में देखने को मिलता है। नेशनल पार्क आप सुनते हो, डिफरेंट नेशनल पार्क आपने सुने होंगे, जैसे लद्दाख में आप सुनते हो, लद्दाख का है हैमिस नेशनल पार्क। फिर उसके बाद दाचीगम आपने सुना होगा, दाचीगम के बाद सिटी नेशनल पार्क है जिसको सलीम अली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ये आपने सारे सुने होंगे J&K के पास में। हिमाचल प्रदेश के आपने सुने होंगे, ऊपर आपने सबसे पहले इंदर किला देखा होगा। इंदर किला के अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सुना होगा, पिन वैली नेशनल पार्क देखा होगा। फाइनली आपने एक और देखा होगा खीर गंगा नेशनल पार्क एंड सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। तो बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, क्यों बनाए गए हैं, जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीशीज़। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में आप देखते हो ग्रेट बियर, ठीक है, ग्रेट ब्राउन बियर की स्पीशीज़ मिलती हैं, तो उनको भी वहाँ पे कंजर्व किया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आप डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनते हो, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके उत्तराखंड के आसपास मिल जाएगी आपको। देन
इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, दैट्स वाई हम बना रहे हैं नेशनल पार्क्स को या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड ये भी नेसेसरी है ताकि इन रिसोर्सेज को हम प्रोटेक्ट कर सकें। सो एक तरह से बैलेंस है इन द एनवायरनमेंट, इन द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज़, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए उस वजह से। ह्यूमन एक्टिविटी सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हम देखते हैं डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज इज डिस्ट्रॉइंग। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव ईदर बिकम एक्सटिंक्ट। डोडो करके एक बर्ड हुआ करता था, उसका मीट खाना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा आया, आज के टाइम पे ये मिलता ही नहीं है। अब ट्राई कर रहे हैं कि कैसे इसके जीन्स को यूज़ करके इसको दोबारा से जनरेट किया जा सके। तो बहुत सारे एक्सटिंक्ट भी कर चुके हैं। देन अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, वन महोत्सव डे हो गया, इनको इनकरेज करना चाहिए कम्युनिटी लेवल पे भी। स्कूल में तो करते ही हैं, कम्युनिटी लेवल तक इसको करना चाहिए कि किस तरह से डिफरेंट स्पीशीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क क्या होता है? तो एक नेचुरल एरिया होता है जिसको डेजिग्नेट कर दिया जाता है टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन की सस्टेनेबल तरीके से चलो, फ्यूचर जनरेशन का सोच के चलो। यहाँ पे आपको हर्ड ऑफ चीता भी दिख जाएंगे, सॉरी चीटल्स दिख जाएंगे, डियर की तरह दिखती हैं ये चीटल्स, इनको बोला जाते हैं। मैनी कंट्रीज़ हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे हैं, जैसे पीटा इंडिया के अंदर है, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ पे भी बहुत सारे हैं। तो इंडिया के अंदर किलिंग लाइन, टाइगर, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बर्ड, आपको राजस्थान में भी मिलेगा। राजस्थान का इवन स्टेट बर्ड भी है। पीकॉक्स, इन सभी का ट्रेड जो है वो इलीगल है, इनको मारना भी इलीगल है। इंटरनेशनल कन्वेंशन जिसको साइट्स बोलते हैं, इसको एस्टेब्लिश किया गया था विद सेवरल स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, जिस पे ट्रेड को प्रोहिबिट कर दिया गया। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एथिकल ड्यूटी है हर एक सिटीज़न की कि उनको बचाया जाए। तो एक हर्ड दिखाया है एलिफेंट्स का काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो ये है आपके आसाम में। आसाम में आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि रायमोना नेशनल पार्क मिल जाएगा, मानस नेशनल पार्क मिलेगा, औरंग नेशनल पार्क मिलता है, नामेरी नेशनल पार्क मिल जाता है, फिर काजीरंगा मिल गया, फिर ऊपर दिब्रू साहिबकोवा मिल जाता है, देन दाचीगम मिल जाता है। इस तरह से डिफरेंट नेशनल पार्क आपको आसम के अंदर ही मिल जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जिनको ग्लोबल नेटवर्क से लिंक किया जाता है और रिलेशनशिप बताई जाती है बिटवीन द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट भी करो पर कंजर्वेशन भी करो। साइट्स के बारे में देख लो, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में। इसका मेन एम है टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डजंट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो प्रोटेक्शन का ही अल्टीमेटली मेन एम है। रफली 5000 स्पीशीज़ एनिमल्स की एंड 28,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, इनको प्रोटेक्ट किया गया है। इसमें इंक्लूडेड हैं बियर, डॉल्फिन, कैक्टी, कॉरल्स, ऑर्किड्स एंड एलोज, दे आर सम एग्जाम्पल्स। इसके बाद इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो और यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, कौन सा फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन के लिए नहीं होता। मल्चिंग, टेरेस फार्मिंग, शेल्टर, ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो। मैच द फॉलोइंग भी आप कर सकते हो, सारा जो ऊपर पड़ा वही था, ठीक है। इसी के साथ होता है आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 के साथ इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इतना ही। आई जस्ट होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।